आपकी इस क्लास में तारीख़ के तलबा का खैर मक़दम है और ये पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से लेकर 1950 तक। इसके 3 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें पहला यूनिट था इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी, दूसरा था इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और तीसरा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल पावर। और आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो चौथा यूनिट है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर, यानी कि नौआबादियती इक़्तिदार की तोसी और इस्तेहकाम। इस यूनिट का जो मकसद है वो मकसद है कि इन तरीक़ों को समझने के लिए जिनसे हिंदुस्तान के बारे में बरतानवी तासुर तश्कील पा रहा था, टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द ब्रिटिश परसेप्शन ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड। दूसरा जो मकसद है ये जानने के लिए कि ये बरसों में हिंदुस्तान के बारे में बरतानवी तासुर कैसे बदला, टू लर्न हाउ द ब्रिटिश परसेप्शन अबाउट इंडिया चेंज्ड ओवर द ईयर्स। और इन वजूहात की वजाहत करने की भी कोशिश की जाएगी कि हिंदुस्तान के बारे में बरतानवी तासुरात सालों में क्यों बदले, क्या वजूहात थी, टू एक्सप्लेन द रीजंस एज टू व्हाई द ब्रिटिश परसेप्शन अबाउट इंडिया चेंज ओवर द ईयर्स। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बरतानवी अफकार और नज़रियात ने हिंदुस्तान में बरतानवी राज के इस्तेहकाम और तोसी में अहम किरदार अदा किया, टू लर्न हाउ द ब्रिटिश आइडियाज़ एंड द आइडियोलॉजीज़ contributed to the consolidation and expansion of British rule in India। ये सारे मकासद हमारे रहेंगे इस यूनिट 4 के टॉपिक में, उन्वान में जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहली बात ये है कि 18वीं सदी का जो वस्त का ज़माना था उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक खालिस तिजारती कंपनी थी और तिजारती कंपनी से एक सियासी इक़्तिदार, सियासी ताकत उभर करके सामने आती है 18वीं सदी के वस्त में। एक तब्दीली होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये 150 साल के अंदर ये जो कंपनी एक तिजारती कंपनी रही और फिर सियासी इक़्तिदार हासिल कर लेती है। इसके वजूहात बहुत सारे होंगे। तो 1737 के दहाई के बाद जो तोसी हुई बरतानवी इक़्तिदार की हिंदुस्तान के अंदर, उनके वजूहात क्या हैं इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले बात हुई कि यूरोप में जो पैदावार था, प्रोडक्शन था, उसमें तोसी होती है, तिजारत बढ़ती है और साथ ही साथ उस ज़माने में यूरोप में नेशन स्टेट, कौमी रियासत का वजूद उभर कर सामने आता है। एक नज़रिया सामने आता है जिसमें नेशन को, राष्ट्र को फ़ौक़ियत दी जाने लगी। तो एग्रेसिव नेशन स्टेट्स इन यूरोप ये एक वजह होती है। उसके बाद और भी जो वजूहात हैं उसमें मुग़ल सल्तनत का ज़वाल एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसने कि बरतानवी हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर तोसी करने में काफ़ी मदद की और इसके हालात को इन्फ्लुएंस करने की मदद की। अगला जो वजह है वो ये है कि अगर कंपनी को एक सल्तनत कायम करना है, सियासी इक़्तिदार हासिल करना है, तो ये ज़रूरी है कि टैक्स जो महसूल है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और कंपनी के जो खर्च हैं उन खर्च को पूरा किया जा सके। कंपनी के लिए तिजारत से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये जो है इस तिजारत के ज़रिए वो टेरिटोरियल एक्विजिशन करते, इलाकाई हसूल करते और उसके ज़रिए वो अपनी तिजारत को फ़रोग़ देते, इलाकाई हसूल के ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ दे करके वो इतना पैसे कमाते कि वो एक उम्दा फ़ौज को मेंटेन कर सकें। जो इलाकाई हुक्मरान थे, इंडिजिनस रूलर्स थे, उनके बीच में भी रस्साकशी बराबर चलती रही और जो सियासी हालात थे बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन था और ऐसे हालात पैदा किए
हिंदुस्तान के अंदर कि बरतानवी इक़्तिदार को, बरतानवी हुक्मरानों को ये मौका दिया कि वो सियासी तौर पर इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकें। बरतानिया ने जो हिंदुस्तान के अंदर अपने इलाकाई तोसी के लिए इसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और जो सियासी इस्तेहकाम इन्होंने पैदा किया उसके लिए इनको बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जंगें करनी पड़ी। जो लोकल रूलर्स थे, मकामी हुक्मरान थे, उनके साथ। उसके अलावा जो हिंदुस्तानी रियासतें थीं, उनकी जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ थीं, वो भी एक काफ़ी मददगार साबित हुई बरतानिया के तोसी में, हिंदुस्तान के अंदर। जो उस वक्त कहिए कि सल्तनत का जो आइडियोलॉजी था, इमर्जिंग इंपीरियल आइडियोलॉजीज था और जो ट्रेडिशंस था, उसने ब्रिटिश रूल को हिंदुस्तान के अंदर मुस्तहकम बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। शुरू के जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, सयाह आए हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें एडवर्ड टेरी का नाम आता है, जॉन ऑबिंगटन का नाम आता है। इन्होंने मुगल रूल को 1689 में कहा येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम डिस्पोटिज्म, मुसलमानों की इस्तबदाद की एक और मिसाल इसे कायम दिया। और ये जो शुरू के ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि मुग़लों पर अगर हम ज़्यादा स्टडी करेंगे, उसका ज़्यादा मुताला करेंगे, तो हमें काफ़ी जानकारी इनके बारे में, हिंदुस्तानियों के बारे में मिलेगी। इसलिए कि हम हिंदुस्तानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनमें सर विलियम टेम्पल भी थे, उनका मानना था कि क्लासिकल एज जो क्लासिकी ज़माना था, उसमें लैकोडगस और पाइथागोरस जैसी जो फलसफे थे, ये हिंदुस्तानियों ने ही पढ़ाए। 17वीं सदी में हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग थी, सीखने की रवायात जो थी, वो बरकरार नहीं रह पाई। और टेरी कहता है कि ब्राह्मण्स जो थे, जो कि ज़माना कदीम में तालीम के रहनुमा रहे, उनकी मुट्ठी में तालीम थी, वही इसके तालीम को फ़रोग़ देते थे, उनका ही ज़वाल होने लगा। दूसरी जो ज़वाल की निशानियाँ थीं, वो बरतानवी लोगों ने उस वक्त महसूस किया जब बरतानिया का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मगरबी ख़त्ते में बसने वाले लोगों के साथ होता है। और उनका ये मानना था कि जो हिंदुस्तानी हैं वो मेहनती हैं, फर्माबरदार हैं, कम खर्च हैं, बुज़दिल लोग हैं, जिनकी दिमाग की सख्त आदतें थीं। दे आर इंडस्ट्रियस, सबमिसिव, फ्रूगाइल एंड कोवर्डली पीपल हु हैड रिजिड हैबिट्स ऑफ माइंड। उसके अलावा वो लोग कहते थे कि लोग बिल्कुल, इनका सख्त दिमाग इसलिए भी है, वो कट्टर इसलिए भी हैं, बदलना इसलिए नहीं चाहते कि इनका जो कास्ट सिस्टम था, जो जात पात का रिवाज था, इसने भी इनको जकड़ के रख दिया था। और ये जो हिंदुस्तानियों का तस्वुर था, ज़्यादातर यही लोगों के जहन में था। और जब बरतानिया ने हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाया, तो इनको बाद के ज़माने में जो रियलिटीज़ थी, जो हकीकत थी, उससे वो जाने हो। अगला जो स्लाइड है, इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को दिखाया गया है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का ताल्लुक इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन और टेरिटोरियल ब्रिटिश कंसोलिडेशन, बरतानवी तोसी या बरतानवी इस्तेहकाम हिंदुस्तान के अंदर है, उससे बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ये मानना था कि हिंदुस्तान पर हम तभी सही तरीके से हुकूमत कर सकते हैं जब हिंदुस्तानियों के बारे में हमें सही मालूमात हासिल हों। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस मिशन को बहुत ही सीरियसली लिया और उसने कोशिश किया कि जो तालीम के इदारे थे, उनको उनके ज़रिया जो हिंदुस्तान का जो सुनहरा बाब था,
उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें और इसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं जो हिंदुस्तान की इंतजामिया के लिए जिम्मेदार थे। और इस नुक्ते नज़र को ओरिएंटलिस्ट विजन, मुस्तशरिकीन का नुक्ते नज़र कहा जाता है। इस ज़मन में सिलसिले में जो अहमियत के हामिल हैं विलियम जोन्स हैं, जिनकी तस्वीर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। और विलियम जोन्स कौन थे? एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे, एक कानूनदां थे, और इन्होंने अपने ज़िंदगी का मिशन हिंदुस्तान को रिडिस्कवर करने में, हिंदुस्तान को की तारीख को जानने में लगा दिया और अपने आप को विग जो सियासत थी, बरतानवी सियासत, वहाँ जो विग ट्रेडिशन था उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान आते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि ये कोई यकसा तौर पर, कोई अकेला इनफरादी तौर पर इस मुहिम को पूरा नहीं कर सकता। उनका यकीन था कि अगर मुश्तरका तौर पर एक साइंटिफिक स्टडी किया जाए और एक ग्रोह पैदा किया जाए डेडिकेटेड लोगों का, जो इस हिंदुस्तान के पास्ट को, हिंदुस्तान के माजी को जानने के लिए अपने आप को निछावर कर दें, तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी सिलसिले में इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का क़याम किया और इसको जिम्मेदारी दी गई कि एशिया के अंदर और बाहर जो भी ताल्लुकात रहे, जो भी हालात रहे, उनकी उसके बारे में जो जानकारियां हैं उसे मुहैया किया जाए। विलियम जोन्स की जो काविशें थी और वॉरेन हेस्टिंग्स की जो नुक्ता नज़र था, इन दोनों में हमआहंगी थी और ये जो सोसाइटी थी उसको फुल कोऑपरेशन, पूरी मदद गवर्नर जनरल से भी मिली और हिंदुस्तान को बहुत ही नज़दीक से, चाहे वो उसका समाजी पहलू हो, चाहे मजहबी पहलू हो, चाहे लसानी पहलू हो या सियासी पहलू हो, इन सभी पर बहुत ही गहराई से मुताला करने की कोशिश की गई। और ये जो एक नुक्ता नज़र था वो शुरू के जो ट्रैवलर्स थे, जो सयाह आए थे, उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल अलग था। इसलिए कि वो लोग जो शुरू में आए थे वो आते थे, घूमते फिरते थे और जो कुछ अपनी आंखों से देखते थे वो उसका एक जो इम्प्रेशन नोट करके चले जाते थे, उसके आगे कुछ नहीं होता था। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी का क़याम एक इनकलाब लाता है और क्योंकि इसने बहुत सारी किताबें जो कि फारसी में थी, संस्कृत में थी, पुराण थे, कालिदास की जो किताबें हैं, उन सब का अंग्रेजी में तर्जुमा कराया और इस तर्जुमे के जरिए वे पूरी यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के ख्यालात से रोशनास कराया। सोसाइटी के मेंबर्स जो थे उन्होंने काफ़ी तहकीक किया और बहुत सारे मकालात हिंदुस्तान की समाज पर, हिंदुस्तान के मज़ाहब पर इन्होंने छपवाए। जोन्स का कंट्रीब्यूशन ये बहुत बड़ा ये है कि जो सोसाइटी है was to infectially spread the romantic fascination of India and her culture through Europe। इसका मकसद है कि इसका मालूम है कि पूरी यूरोप में हिंदुस्तान और इसकी सकाफत के रोमानवी जज्बे को मुतदी तौर पर फैलाने की कोशिश विलियम जोन्स ने की। वॉरेन हेस्टिंग्स का यहाँ ताल्लुक है, उसका जो अहम ख्याल था वो था कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों की तरह ही रूल किया जाए, उन पर हुकूमत किया जाए। और इनका ये भी ख्याल था कि बरतानिया का जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, फ़रोग़ होता है, इससे जो मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर तासुब आ जाता है और इसको रोकने की ज़रूरत है। और वॉरेन हेस्टिंग्स चाहते थे कि हिंदुस्तानी इदारों के साथ बरतानवी हुकूमत को हम आहंग किया जाए। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान में के अंदर जो आदाब और रस्म रिवाज थे, मैनर्स एंड कस्टम्स थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा गहरा तज्जिया किया जाए। उनके जो अदब हैं, उनके कानून हैं, हिंदुस्तानियों के
इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुताला किया जाए और यूरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में रोशनास कराया जाए। इस सिलसिले में एक नाम आता है हेलहेड, जो कि हेस्टिंग्स का एक लेफ्टिनेंट था, और उसने जो मजहबी और जो कस्टमरी लॉज थे हिंदुस्तान के, उससे उसको उन्होंने जेंटूज लॉज करके बनाया, जिससे कि जो नेटिव थे, मुकामी लोग थे, उनके साथ कंसिलिएशन में, हमांगी में मदद मिली, और जो बरतानवी इलाके हुसूल किए गए उन पर हुकूमत करने में उनको मदद मिल सके। इस मकसद के तहत जेंटूज लॉज बनाया गया। हेलेट का यह भी मानना था कि ऐसा करने से ये हिंदुस्तान के अंदर तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और ख़ास करके इलाक़ाई तोसी करने में बरतानिया को काफ़ी मदद मिलेगी। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी इदारा साजी का सवाल है, तो जो बरतानवी इंतज़ामकार थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे हिंदुस्तान के अंदर, जो हाल में थे और जो होने वाले थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए इन्होंने वॉर्न हेस्टिंग्स के तर्ज पर लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में 1800 में डाली, ताकि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये ये जो बरतानवी हुक्मरान होंगे, अफसरान होंगे, एहलकार होंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाए हिंदुस्तान के दस्तूर के बारे में, हिंदुस्तान के समाज के बारे में, हिंदुस्तान के मज़हब के बारे में, हिंदुस्तान की लसानियात के बारे में, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में। ये जो कॉलेज था, इसने तालिब इल्मों को हिंदुस्तान की ज़बान से रोशनास कराया, उनकी जो मुकामी ज़बान लोग थे, उनकी जो इंडिया का जो ज़माना माजी था, इन सब से रोशनास कराया इन लोगों को, और उनके ज़रिए इन लोगों के लिए किताबें भी लिखी गई इस ज़मीन में, ताकि वो पढ़ सकें और हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है, ज़बान है, हिंदुस्तान की जो मुकामी आबादी है, हिंदुस्तानियों की का जो ताबनाक माजी रहा है, उससे रोशनास हो पाए। और ये जो नुक़्ता नज़र था हिंदुस्तान की जो पास्ट ग्लोरी है, उसको समझना, और ये बरतानवी हुक्मरां के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, और इन दोनों मिशन को, विज़न ऑफ लर्निंग को और प्रैक्टिकल नीड्स को, दोनों को हम आहंग करने की कोशिश की गई, और इसको कोशिश किया गया कि इसको साफ तौर पर मुश्तरक कर दिया जाए, एक हम आहंग किया जाए, ताकि हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय लोग जान पाएँ, और इससे और इस जानकारी को हासिल करने के बाद हिंदुस्तान पर बेहतर से बेहतर हुकूमत कर सकें। जैसे जैसे ये बरतानवी लोग हिंदुस्तान पर काबिज़ होते चले गए, और उन्होंने इस अपने इक़्तिदार को, सियासी इक़्तिदार को और मुस्तहकम करना शुरू किया, तो ज़रूरत इस बात की आ पड़ी कि एक मरबूत इंतज़ामी ढांचा, कॉन्क्रीट आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बुनियाद डाली जाए। और ऐसा इसलिए था कि चाहे वो कानून का मामला हो, चाहे वो लैंडेड प्रॉपर्टी का मामला हो, ये सारे मामलात में जब तक एक सियासी ढांचा, एक मरबूत इंतज़ामी ढांचा नहीं होगा, तब तक इस पर हिंदुस्तान बरतानियों के लिए हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करनी बहुत ही मुश्किल थी। एक और कॉन्सेप्ट आया, एवेंजलिज्म, अंजीली बशारत, जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं। तो इसका जो रूह-रवां था, एक बहुत बड़ा फॉलोवर, वो था चार्ल्स ग्रांट, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, ब्रिटिश सियासतदान था, और ख़ास करके हिंदुस्तान के जो मामलात थे उसमें बहुत ही वो दिलचस्पी लेता था। और इन्होंने ये जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी थी, अंजीली बशारत, इन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान में जो समाजी बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, और क्रिश्चियन मिशन इसमें ख़ास करके अहम रोल अदा करे, इस हिंदुस्तान को
मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर मुहज़्ज़ब बनाने के लिए। ब्रिटिश का जो की ज़रूरत जो थी वो थी कि हिंदुस्तानी इदारों को, हिंदुस्तानी क़वानीन को दोबारा रिव्यू किया जाए, नज़रसानी किया जाए और इनके कल्चर में, इनकी विरासत में, इनकी ज़िंदगी में एक नया खून दौड़ा दिया जाए। ख़ास करके कम से कम जो हिंदुस्तान के जो आला तबके के लोग थे, इन आला तबके के लोगों के अंदर शुरू के दरमियान क्या हुआ कि एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई। वो लर्निंग ऑफ नीड्स जो थी, मतलब कि हिंदुस्तान के बारे में जानने की कोशिश, और कंपनी का जो तिजारत था, कंपनी का जो इंतज़ामिया था, इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई। ये कॉम्प्रोमाइज़ जो कुछ भी था, इसकी मुखालफत हमें नज़र आती है श्री रामपुर के मिशनरीज़ में। चूँकि इन लोगों ने वहाँ पर एक कोशिश की कि जो हिंदुस्तानी का जो समाज है, जो तनज़्ज़ुल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसको कैसे उसकी इस्लाह की जाए, और इस काम को इन्होंने बहुत खामोशी के साथ किया और हिंदुस्तानी जो रवायात थीं उसको एहतराम करते हुए। लेकिन बाद के जो भी मिशनरी आए, जैसे कि चार्ल्स ग्रांट, ये लोग बिल्कुल ही मुखालफत पर उतर आए, ओपनली हॉस्टाइल थे इंडियन बार्बरिज्म, हिंदुस्तानी बर्बरियत के खिलाफ। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने भी बहुत सारी इनके जो पॉलिसीज़ हैं वो हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ रहीं। अगले स्लाइड में आप तस्वीर देख रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके अगले स्लाइड में ये तस्वीर सामने आ रही है, वो जॉन शोर की तस्वीर आ रही है। अब हम देखेंगे द बैटल फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी के लिए जंग। ये जो आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था, हिंदुस्तान को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ये 18वीं सदी का जो आखिरी ज़माना था और 19वीं सदी का जो शुरू का ज़माना था, इस ज़माने में ब्रिटेन के लोगों का जो नुक्ते नज़र था, उसमें ये ख्याल सामने उभर के आता है और ये लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान में के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ पाएँ और यहाँ का की जो तहज़ीब है, यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस सिलसिले में ये एग्री करते हैं, तैयार होते हैं कि जो रेवेन्यू सिस्टम है, महसूल मालगुजारी का निज़ाम, इसको परमानेंटली सेटल कर दिया जाए, हाँ, इस्तिमरारी तौर पर बंदोबस्त कर दिया जाए ज़मींदारों के साथ। बार बार इसको नज़रसानी करने का मौका न मिले, एक बार फिक्स कर दिया जाए और ऐसा करने से जो ज़मींदार का तबका होगा उसको एक देनदारी होगी कि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक मखसूस रकम स्टेट को अदा करेगा, जिससे कि अंग्रेज़ी हुकूमत वो अच्छे से चल पाएगी और वो अपनी साथ ही साथ तिजारत भी अच्छी तरह से वो अपने तिजारत के फ़रोग़ में भी हिस्सा ले सकेगी। जॉन शोर का कहना था कि जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट है, जो कुछ भी तरक्कियाँ की जाएँ, वो आहिस्ता-आहिस्ता की जाए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, नए-नए इनोवेशंस, नए-नए इजादात करते हुए, लेकिन ये तेज़ी से ना हो, ये ग्रेजुअली हो, ये स्लो हो। इस सिलसिले में थॉमस मुनरो का भी ज़िक्र आता है और थॉमस मुनरो का ये पोर्ट्रेट है जो आपके स्लाइड पे नज़र आ रहा है, इस स्लाइड पे। और अगला जो इस पर हम बात करेंगे इसी सिलसिले में, वो है तहफ़्फ़ुज़ और मुनरो, प्रिज़र्वेशन एंड मुनरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो नुक्ता नज़र था, इसको मुनरो ने, मैलकॉम ने और मेटकॉफ ने, इन 3 लोगों ने इसकी मुखालफत की। उनका मानना था कि कॉर्नवालिस का जो सिस्टम है, वो उसके हिसाब से हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, हिंदुस्तान का जो तजुर्बा है, उसका कोई भी रिगार्ड नहीं किया जा रहा है
उसकी कोई इज्जत नहीं की जा रही है। उन्होंने इस ख्याल का मुखालफत की कि जो अंग्रेजी रवायात पर हिंदुस्तान में सियासी समाज की तश्कील दी गई है, वो तश्कील गलत है। इसकी मुखालफत उन्होंने की और इन्होंने कार्नवालिस के इस नज़रिए की मुखालफत भी की कि अंग्रेज़ों का जो रूल ऑफ लॉ था, कानून का जो हुक्म था, वो वहाँ से इंपोर्ट नहीं करके नहीं किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी अदलिया और इंतज़ामिया दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे, दोनों अलग अलग सतहों पे काम करते थे। इन लोगों का मानना था कि ऐसा करना हिंदुस्तान की इंतज़ामिया से के लिए बेहतर नहीं होगा। मुनरो का कहना था कि किसानों के साथ जो महसूल है की जो शरह है उसको बार बार रिवाइज किया जाए और इसको इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम का नाम दिया। इनके मुताबिक इंडिया हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है, विरासत है, जो यहाँ की जो गांव की जो कम्युनिटीज़ हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको कंजर्व करने की, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। और उनका ये मानना था कि कोई भी नज़्म नुस्ख का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कोई भी अगर होता है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी अदलिया और इंतज़ामिया दोनों के बाहमी कोशिश के असर ज़ेर साया ही इन मसाइल का हल किया जा सकता है। और इसी नुक्ते नज़र को देखते हुए मुनरो और उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रली इम्पोज्ड रूल जो मरकज़ की तरफ से हुकूमत हिंदुस्तान पर आयद की गई थी, इसको ख़त्म करने के लिए वकालत की और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर डाइवर्सिटी होना चाहिए। वो कहिए कि सेंट्रलाइज नहीं होकर के वो बिल्कुल ही उसको मुनज़्ज़म नहीं होकर के गैर मुनज़्ज़म होना चाहिए, इसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। एक और नज़रिया है ओरिएंटलिस्ट का, मुस्तशरिकीन का नज़रिया है। इस टर्म को उन लोगों के उन अंग्रेज़ी बरतानवी स्कॉलर्स के लिए यूज़ किया जाता है, या जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अफसरशाह थे, या जो सियासतदान थे, जिन्होंने कि 18वीं सदी में और 19वीं सदी के आखिर में की जो शुरुआत का दौर है, 18वीं सदी का आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत, इनमें ब्रिटिश की जो नौआबादियाती पॉलिसी थी हिंदुस्तान के अंदर, उस जो कि एंग्लिसिस्ट लोग लेके आए थे, इसकी मुखालफत इन ओरिएंटलिस्ट, इन मुस्तशरिकीन लोगों ने की। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को, वो एंग्लिसिस्ट का जो नज़रिया था कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के इदारों के मुताबिक गवर्न किया जाना चाहिए, उन पर हुकूमत किया जाना चाहिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे, मुस्तशरिकीन थे, इसके बरखिलाफ इन्होंने कहा कि जो लोकल लॉज हैं और ट्रेडिशंस हैं, एनालिसिस्ट की जो बातें थी, उसके वो जो एक सेंट्रलाइज पॉलिसी थी, उसकी मुखालफत करते हुए इन्होंने ये कहा कि जो लोकल लॉज हैं, जो मकामी कानून हैं, जो मकामी रवायात हैं, उनको तरजीह दी जानी चाहिए। कुछ ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन इन्होंने हिंदुस्तान की जो आपके एंशिएंट पास्ट था या ट्रेडिशनल इंडियन लॉज था, जो रवायती हिंदुस्तानी कानून थे, जो यहाँ की रवायती कानूनी ढांचा था, उन पर तहकीक करना शुरू किया और उनको कोडिफाई करने की कोशिश की, उनकी तदवीन करने की कोशिश की, ताकि
जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, ये नौआबादियाती नौकरशाही है, इसका बेहतर से बेहतर इन कानून का, इन रस्म रिवाज का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो बरतानवी लोगों की जो कोशिश थी कि हिंदुस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझाएं, इनके कानून को हम कोडिफाई करें, इनको तदवीन करें, उनको उनके जो मकामी रवायात हैं उन रवायात के तहत उनको उन पर हुकूमत करने की कोशिश करें। इससे इनके हिंदुस्तानियों के सियासी और समाजी जो जिंदगियां थी, वो जिंदगियां इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। यूटिलिज्म की जो थ्योरी थी, ये अफादियत पसंदियों की जो थ्योरी थी, अफादियत पसंदी जो लोग थे, ये अखलाकियात का एक नज़रिया था जो ऐसे आमाल की वकालत करता है जो खुशी या खुशी को फ़रोग़ देते हैं, और ऐसे अमाल की मुखालफत ये करते थे जो नाखुशी या नुकसान का बास बनते हैं। और इनका मानना ये भी था कि जब समाजी, इक़्तिसादी या सियासी फैसले करने की तरफ हिदायत की जाती है तो एक मुफीद फ़लसफ़े का मकसद वजूद में आता है, और इसका मकसद मजमूई तौर पर माशरे की बेहतरी से है। इसका मतलब यह है कि चाहे वो समाज हो, चाहे इक़्तिसादियात हों, चाहे सियासत के लेवल पर डिसीजन की बात हो, जो यूटिलिटेरियन फ़िलॉसफ़ी थी उसका मकसद ये था कि एज ए होल सोसाइटी का बेटरमेंट करना, मजमूई तौर पर माशरे की बेहतरी की जाए। ये अफादियत पसंद, ये यूटिलिटेरियंस का नुक्ते नज़र रहा। और इन्होंने जो बेसिक क्वेश्चन रिफॉर्म था लॉ का, लैंडेड प्रॉपर्टी का, कानून का, और ज़री मिल्कियत के बारे में जो बेसिक बुनियादी सवालात थे, उस पर वो पीछे गए और ऐसे हालात पैदा किए उन्होंने कि जो हिंदुस्तान का मार्केट है, हिंदुस्तान वो अच्छी तरह फले फूले। उनका ये भी मानना था, इनके रूह रवां थे जेरमी बेंथम अफादियत पसंदों के, कि जो एक साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए इन सारे मसाइल को हल करने के लिए, चाहे वो कानून का मामला हो, चाहे लैंडेड प्रॉपर्टी का मामला हो। ऐसा करने से एक माहौल तैयार होगा जिसमें इस्लाह होगी, जिससे कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी उनकी हासिल होगी। इस नज़रिए में, इसमें इनका यकीन था, इनकी सोच थी। जहाँ तक क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, कानून के सवाल की बात है, कानून जो है वो एक ज़रिया था सोसाइटी को चेंज करने का, जैसा कि विलियम बेंटिक ने माना। विलियम बेंटिक ने क्या किया कि उन्होंने हिंदुस्तानी समाज का जब मुताला किया तो देखा कि गैर मुस्लिमों के अंदर सती का रिवाज बहुत ही प्रफुल्ल रहा है, और सती एक ऐसा सिस्टम था जब कोई भी किसी भी ये कोई भी मर्द का जब इंतकाल होता था तो उसकी जो ये बीवी होती थी वो बेवा हो जाती थी, और उसकी चिता पर ही साथ जल करके अपने को जान दे देती थी। तो ये सती का जो सिस्टम था, इसके खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, और कानून बनाने के कानून के ज़रिए इन्होंने सती की रिवायत को ख़त्म कर दिया। तो इन लोगों का मानना था अफादियत पसंदों का कि हम ऐसे जो हिंदुस्तानी समाज है, उसमें जो बुराइयां छुपी हुई हैं, उन बुराइयों को कानून बना करके इस्लाहात इनकी की जा सकती हैं, इन माशरे की इस्लाह की जा सकती है। जेम्स मिल ये भी अफादियत पसंद थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन ऑफिस में इक़्तिदार पजीर हुए तो जो सियासी इस्लाहात का जो नुक्ता नज़र था वो और भी मुकव्वी हो जाता है, और ये एक कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू करता है, क्योंकि उन्हें ऊपर से ही
सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून, बहुत सारे पेनल कोड्स, माने ज़ाब्ते ताज़ीरात वो लागू किए जाते हैं बेंथामाइट प्रिंसिपल के तौर पर, जो कि लॉजिकली कोहेरेंटली इवॉल्व सिस्टम के अंदर ये ग्रासरूट लेवल तक, जमीनी हकीकत तक वो पहुंच सकते थे इन कानून के जरिए, और हिंदुस्तानी माशरे को, हिंदुस्तानी माशरा जो कि तनज़्ज़ुल की तरफ था, उस माशरों को ऊपर उठाने के लिए ये कानून बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते थे। और इस सिलसिले में ये भी कहना जरूरी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि आप इस तरह काम कीजिए कि एक यूनाइटेड पर्पस हो, ऐसा हमारा मकसद हो कि हम जो काम करें किसी मकसद के तहत कर रहे हों, और हमारी जो ताकत है वो इज्तिमाई ताकत इसकी तरफ लगे। अब जो लैंड रेवेन्यू का मसला था, जमीन महसूल का, उसका भी सवाल उठा। जेम्स मिल ने ऐसी पॉलिसी को सपोर्ट किया जिसमें कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया जाए, इस तरह से उसकी ढांचों को इस तरह बदला जाए कि यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स जो थी, यूटिलिटेरियंस की जो इक़्तिसादी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के साथ हम आहंग हो। इसके तहत जो मास कल्टीवेटर्स थे, जो आम किसान थे, उन किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया जाए, जैसा कि मुनरो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट के तहत उनके साथ एक ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की थी। जहां तक लैंड होल्डर्स की बात है, जमींदारों की बात है, उनके साथ भी कहा गया कि वो जमीनी महसूल देंगे, उनका जो नेट प्रोड्यूस होगा उसका एक हिस्सा, इसका मतलब होगा कि जो टोटल प्रोड्यूस होगा उसमें से जो पैदावार की लागत होगी उसको घटाने के बाद जो नेट प्रोड्यूस होता है उसका एक हिस्सा ये टैक्स के रूप में सरकार को देंगे। ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेंट था, रेंट का जो नजरिया था, टैक्स का जो नजरिया था, इसको बॉम्बे में प्रिंगले नाम के ऑफिसर्स ने, एक ऑफिसर थे, उन्होंने इसको प्रैक्टिस में लाया, और उसके पहले उन्होंने सारे खित्ते राजी का सर्वे करवाया, और सर्वे कराने के बाद जो मुनासिब लगान हो सकता था उसको लागू किया। अगर सही तौर पे देखा जाए, अमली तौर पर, तो रेवेन्यू डिमांड किसी किसी मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, पैदावार का 50 से लेकर के 60% तक भी। और ऐसी हालत में बगावत होना लाजमी था, इसलिए बहुत जगहों पर ये जो सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन था इसको छोड़ दिया गया कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कैलकुलेशन को छोड़ दिया गया। 1840 की दहाई से जो उसूल अपनाए गए, वो जो उसूल थे वो प्रैग्मेटिक और एम्पिरिकल मेथड्स अपनाया गया, वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इसके हिसाब से। लेकिन यूटिलिटेरियन की जो फिलॉसफी थी किराए से मुताल्लिक, इसको इन थ्योरी में कभी नहीं इसको खत्म किया गया। अगले स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो तस्वीर नजर आ रही है जेम्स मिल की है, और उसके अगले स्लाइड में लॉर्ड डेलहौजी का पोर्ट्रेट है। अब हम देखेंगे कि द इमर्जिंग विजन ऑफ द एम्पायर, सल्तनत का उभरता हुआ तस्वुर। ये जो यूटिलिटेरियंस थे, ये अफादियत पसंद हिंदुस्तान में आजाद ख्याली की रवायत में जन्मे, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
सरकार का जो जमहूरी निज़ाम है इसको कबूल नहीं करना चाहते थे। खास के जेम्स मिल ने हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अभी में या आने वाले दिनों में कभी भी इसको एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं दी। इसकी मुखालफत वो करने लगे कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम कायम हो। लॉर्ड डलहौजी ने मिल के इस नुक्ते नज़र को बरतानवी मिशन की जंगजुआना पेशरफ्त इसको इस पॉलिसी को और आगे बढ़ाया जो देसी रियासतें थी उनके खिलाफ, और इन्होंने डलहौजी ने ऑल इंडिया डिपार्टमेंट्स बनाया, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस हुआ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हुए, जिसमें कि सरबराह एक ही होता था, सिंगल होता था। उसका ये मानना था कि ऑल इंडिया एम्पायर, हिंदुस्तान के अंदर जो बरतानवी सल्तनत है वो एक यूनिटरी होना चाहिए, मरकजियत वहां पे हासिल होनी चाहिए। उसी के फ्रेमवर्क में, उसी के फ्रेम में, उसके ढांचे में सरकार को बेहतर से बेहतर इंतजामिया फराहम करना चाहिए। और ये जो इनका नजरिया था, मुनरो का जो नजरिया था कि हिंदुस्तान इलाकाई जो खत्ते थे उनका एक लूज फेडरेशन हो, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इसके बावजूद लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे मामलात में आज़ादाना ख्याल अपनाया। डलहौजी ने कोशिश की कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कानून साज असेंबली है, इसमें गैर सरकारी लोगों की शमूलियत हो और ये एक फॉरम बने डिस्कशन का। इसके अलावा डलहौजी ने अंग्रेजी पार्लियामेंट में जो ज़ाब्ते कानून थे डिस्कशंस के कानून साज असेंबली में, उसको अपनाने की कोशिश की। साथ ही साथ इसने कानून साज असेंबली में हिंदुस्तानियों की शमूलियत की भी वकालत की। डलहौजी मकाले के इस ख्याल से कि अंग्रेजी तालीम हिंदुस्तानियों तक पहुंचे, इसमें यकीन करता था, इत्तफाक राय रखता था, और उसके अब साथी थे थॉमसन, उसके साथ मिलकर के इसने कोशिश की कि साथ ही साथ वर्नाकुलर एजुकेशन जो है, मुकामी तालीम है, उस तालीम को भी फ़रोग़ दिया जाए। ये जो कोशिश थी कि हिंदुस्तानी समाज में तब्दीली, यहाँ के कानून, यहाँ की जो ज़मीनी मिल्कियत है, यहाँ की जो तालीम है, उससे लिंक करके सोसाइटी को बदला जाए, ये जो नज़रिया था धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, सुस्ती आने लगती है इसमें। और जब लॉ कोर्ट्स रेवेन्यू के बनते हैं, महसूल से मुताल्लिक़ कानून की तदवीन होती है, उनसे कंसल्टेशन इस्तेहकाम किया जाता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, तो जो फोकस होता है वो शिफ्ट कर जाता है एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस में। यानी ये जो कारकर्दगी है, हुक्मरानी की कारकर्दगी,
इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगती है। और लॉ कोर्ट्स जो था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, रेवेन्यू इंतज़ामिया का, महसूल का, एजुकेशन का, इस पर इसके बजाय जो फोकस होता है वो अब हुक्मरान की कारकर्दगी पर ज़्यादा फोकस ध्यान जाने लगता है। और बरतानवी हुकूमत में जो एक ये था कि प्रैग्मेटिज्म विथ रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी, ये चीज़ें बरतानवी हुकूमत में ज़्यादा अहम साबित होने लगती हैं। जो अफादियत पसंद थे, उनके ख्यालात, उनके जो आर्गूमेंट्स थे, अभी भी गवर्नेंस में, कारकर्दगी में इस्तेमाल किए जाते थे। मिसाल के तौर पर मकौले के अंदर में लॉ कोर्ट्स में तब्दीली हुई, लेकिन जो ओवरऑल स्पिरिट था रिफॉर्म का, इस्लाहात का, उसमें उसकी तनज़ुली होती है, उसका ज़वाल होता है। और यूटिलिटेरियन अफादियत पसंद का जो टास्क था कि हिंदुस्तान में तब्दीली लाना है, इसको बाद के जो बरतानवी हुक्मरान थे, उन्होंने बेहतर हिंदुस्तान सरकार देने के नाम पर, बेहतर कारकर्दगी के नाम पर इसको ख़त्म कर दिया और कोशिश की कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, जो स्टील फ्रेम है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकम बनाया जाए। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से इस चैप्टर में अलग अलग नज़रियात हमें सामने आते हैं। जो बरतानवी हुकूमत यहाँ कायम होती है हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान में जो हुक्मरानी होती है, हिंदुस्तान के ऊपर कैसे हुकूमत की जाए, इस हुकूमत करने के लिए क्या इक़दामात नहीं किए जाएं, किस नज़रिए को अपनाया जाए, इस पर एक बहस चलती है बरतानवी लोगों के बीच में, जिनमें अहम नुक्ता नज़र हमने देखा ओरिएंटलिस्ट का, अहम नुक्ता नज़र हमने देखा एवेंजलिस्ट का, अहम नुक्ता नज़र देखा हमने यूटिलिटेरियंस का। सब लोगों ने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर हुकूमत हिंदुस्तान को दी जाए, लेकिन सबका मकसद एक ही था। वो मकसद था कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी मफाद को बालातर रखा जाए, किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी तजारत को फ़रोग़ दिया जाए, किस तरह से हिंदुस्तान के जो खित्ते हैं उनको धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया जाए, और कब्जे में कर लेने से उनको फ़ायदा था कि यहाँ से जो ज़रई महसूल था उस पर उनका कब्ज़ा हो जाता और उसके ज़रिए वो हिंदुस्तान के इक़्तिसादियात पर काबिज़ होते। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि उनके मकासद तब तक पूरे नहीं होते जब तक कि वो एक अच्छी फ़ौज, मुनज़्ज़म फ़ौज ना रखें। चूँकि बेहतर फ़ौज के रख-रखाव में खर्च की ज़रूरत थी, और ये खर्च तभी पूरा हो सकता था जब इन्हें तिजारत में फ़ायदा हो, और तिजारत में फ़ायदा के लिए ज़रूरी था कि इलाक़ाई तौसी की जाए। हिंदुस्तान के वैसे खित्ते जिन पर
इनका सियासी इक़्तिदार नहीं है, जो मकामी हुक्मरान थे उनके खित्तों को अपने इलाके में शामिल कर लिया जाए, उनके महसूल को अपना महसूल कर लिया जाए। इसी तरह से वो हिंदुस्तान की मालियात पर कब्जा कर सकते थे, अपनी तजारत को फरोग दे सकते थे। तो ये एक जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो एक तजारती कंपनी थी। उसका मकसद तजारत करना था, लेकिन इस तजारती मकासद ने हिंदुस्तान के अंदर उसे नौ आबादियात, कॉलोनी कायम करने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि तिजारत करने में बहुत सारी मुश्किलात थी, यहाँ के जो रूलर थे, यहाँ के जो देसी हुक्मरान थे, वो उनके लिए रोड़े थे। उनको अपने बस में करना इनके लिए आसान नहीं था। कच्चे माल की फरावानी थी, दरामदाद को कंट्रोल करना चाहते थे, यहाँ से सस्ते माल हासिल करना चाहते थे और सस्ते सामानों को कम दामों पे खरीद करके बरतानिया के शहरों में, बरतानवी के दीगर मुल्कों में वो ऊंचे दाम पे बेचना चाहते थे। लेकिन ये सब तभी मुमकिन था जबकि उनकी तिजारत हिंदुस्तान के अंदर बेखौफ खतर चलती रहे, उनकी तिजारत में कोई भी अड़चन नहीं आए। लेकिन हम जानते हैं कि चाहे वो बंगाल के नवाब रहे, चाहे दूसरी इलाकाई सल्तनत हुक्मरानी थी, सब के सब उनके लिए सरदर्द बने रहे और इन्होंने बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे खित्ते हैदराबाद, मैसूर, सिख, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में देखा, इलाकाई रियासतों पर, वहां से भी इन्होंने जंग करके कैसे कैसे इन खित्तों को भी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की, अपने इलाकों को वुसअत देने की कोशिश की। और जब वुसअत दी तब सवाल पैदा हुआ कि यहाँ पर किस तरह का निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए, कैसी हुकूमत हो, हुकूमत का मकसद क्या हो। चूंकि ये क्रिश्चियन भी थे, अंजीली मजहब को मानते थे, ईसा मसीह को मानते थे, तो सिविलाइजेशन मिशन भी था इनका, तहजीबी मिशन, कि हिंदुस्तान को कैसे मुहज़्ज़ब बनाया जाए। तो इवांजेलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को कैसे फ़रोग़ दिया जाए और फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाया जाए। तो ये भी एक मिशन था। हिंदुस्तान पर बेहतर तरीके से कैसे हुकूमत की जाए, इसके लिए हिंदुस्तानियों की तारीख को, हिंदुस्तान के रोशन बाब को समझा जाए, हिंदुस्तानियों की जो विरासत है, इनका जो समाज था, इनके जो मज़ाहब थे, इनकी लसानियात थी, इन सब का मुताला किया जाए। और इनके मुताले के लिए, अपने अफसरान के लिए इन्होंने कॉलेज भी कायम किया और अफसरानों को इनमें बाज़ाब्ता हिंदुस्तानी क़वानीन, हिंदुस्तानी मज़ाहब, हिंदुस्तानी सक़ाफ़त, हिंदुस्तानी समाज, सब के सबकी इन्हें जानकारी दी गई ताकि हिंदुस्तान पर बेहतर से बेहतर हुकूमत वो कायम कर सकें, हिंदुस्तानियों का भी मफाद हो, और लेकिन हिंदुस्तान पर जो हुकूमत कायम हो उसमें बरतानिया की बरतरी को मलहूज़ रखा गया, सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटेन, इसको ध्यान रखा गया कि किस तरह से हमारी
हुकूमत दिनों दिन बढ़ती चली जाए, और इसी वजह से इन्होंने कोशिश की कि जिन खत्तों पर हमने सियासी इक़्तिदार कायम किया है, वहाँ कैसे अपनी हुकूमत को कैसे हम इस्तेहकाम दें, चाहे नज़रियात कुछ भी हों, चाहे वो ओरिएंटलिस्ट हो, चाहे वो एंजेलिसिस्ट हो, चाहे वो दूसरे नज़रियात हों। तो सब ने हिंदुस्तान पर कैसे हुकूमत की जाए इस तरफ ध्यान दिया। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो इंडिया में हुआ, उसमें हमने देखा कि ब्रिटेन ने अपने आप को सिविलाइजिंग मिशन यानी तहजीबी मिशन में रखा कि हम हिंदुस्तान को मुहज़्ज़ब बनाने वाले हैं। एक तरफ इसने लालच, जारहियत और लूट खसोट की घिनौनी तारीख को जला देने का काम किया, तो दूसरी तरफ इसने इंसान की हर तरह से मकसद का एक बड़ा एहसास पैदा किया, और ये मकसद तमाम इंसानों के लिए यकसां नहीं था। विलियम जोन्स जैसे मुस्तशरिकीन, चार्ल्स ग्रांट जैसे मुबशिर, जेम्स मिल जैसे अफादियत पसंद, और एक बार फिर मिनरो और डलहौजी, ये सब के सब जो हुक्मरान हुए, इनके जहन का मकसद बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, और अपने नज़रिए से इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की सोची, और उन्होंने अलग अलग नज़रियात दिए कि हिंदुस्तान पर बेहतर हुकूमत कैसे की जा सकती है। हिंदुस्तान के मुस्तशरिकीन जो है तामीर में सोच के तरीक़ों या आबाई आदमी को बचाने की एवेंजेलिकल मुहिम हो, या इखलाकी और मादी बेहतरी के लिहाज से आला तरीन सामान के मुफीद हिसाब किताब में काफ़ी फ़र्क था। There was a substantial difference between the modes of thinking in the Orientalist construction of India, or the evangelical drive to save native souls, or the utilitarian calculus of greatest goods in terms of moral and material improvement. इसके अलावा जो ख्यालात का तनव्वुर था, ये डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ थे, इसने हिंदुस्तान में बरतानिया के मिशन को ज़्यादा ऑर्गेनिक तस्वुर के अमल में इत्तेहाद फराहम किया। इन दिस डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ एंड ओवरआर्चिंग कंसेप्शन ऑफ ब्रिटेन्स मिशन इंडिया प्रोवाइडेड यूनिटी इन एक्शन। इसके अलावा मार्जी तौर पर इन ख्यालात और इंसानों ने बरतानवी सल्तनत की तामीर का काम किया। ये जो भी आइडियाज़ थे, ये जो भी ख्यालात थे इंसानों के, इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान के अंदर इन ख्यालात को का एक ही मकसद था, ये था कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी हुकूमत कायम की जाए, और इसमें इस हुकूमत को कायम करके इससे आला से आला मुकाम दिया जाए। इसके लिए जो भी इस्लाहात की ज़रूरत हुई, चाहे हिंदुस्तानियों के समाजी इस्लाहात की ज़रूरत हुई, चाहे वहाँ इनके इक़्तिसादी नई पॉलिसी की ज़रूरत हुई, चाहे लैंडेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड से ताल्लुक़ लॉ की ज़रूरत हुई, या ज़मीनी महसूल के ताल्लुक़ से कानून बनाने की ज़रूरत हुई, या सती जैसे कानून बनाने की ज़रूरत हुई, ताकि हिंदुस्तानी समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनको रोका जा सके। ये सब के सब जो कवानीन थे बरतानवी हुक्मरानों के हिंदुस्तान में, उनका मकसद, वाहिद मकसद वो एक ही था, वो ये था किसी तरह से ये ब्रिटिश एम्पायर हिंदुस्तान में कायम हो, और ये जो एम्पायर है ब्रिटिश एम्पायर, वो मुस्तहकम होना चाहिए और इसे इस्तेहकाम दिया जाए। सब हुक्मरान हुए, इनके ख्यालात जुदा जुदा ज़रूर थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था, किस तरह से बरतानविया को ज़ेर इक़्तिसाद बरतानवी हुकूमत इस हिंदुस्तान के अंदर
बरसर-ए-इक़्तिदार रहे और अपने मफ़ाद को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए। तो ये लेक्चर था इस टॉपिक में जो हमने कहा यूनिट 4 में, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।